मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह कक्षा 10 विज्ञान का प्रकरण 8 जीव कैसे जनन करता है की चर्चा करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम देखें तो विद्यार्थी मित्रों, प्रजनन या जनन अर्थात क्या, तो सजीवों में स्वयं जैसे नए बाल सजीव का निर्माण करने की प्रक्रिया या प्रक्रम को जनन कहते हैं। फिर से एक बार, जनन यानी कि सजीव बिल्कुल अपने जैसे नए सजीव, नए बाल सजीव को निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम जनन कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ मुद्दे समझें तो आवश्यक जैव प्रक्रम की तुलना में किसी व्यष्टि यानी कि जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब, जो जनन क्रिया है वो जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं है। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। हमारे शरीर की कोशिका के कोशिका केंद्र में जो डीएनए द्रव्य होता है उसके जैसी ही प्रतिकृति जनन की क्रिया में बनती है। जनन में होने वाली विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। जनन क्रिया में विभिन्नताएं आती है, जैसे एक ही सजीव के 4 संतान हो तो उसके सभी के लक्षण अलग अलग होते हैं, उसे विभिन्नता से पहचानते हैं। फिर आगे देखें तो किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है। किसी जाति प्रजाति की समष्टि के अंदर सातत्य, स्थायित्व का संबंध जनन से है। यदि जनन क्रिया न हो तो यह सातत्य बना नहीं रह सकता या स्थायित्व नहीं बना रह सकता। विभिन्नताएं स्पीसीज यानी कि जाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। आगे हम देखें तो जनन क्यों आवश्यक है। जनन क्रिया की आवश्यकता को समझें तो सजीव जनन द्वारा, हमने अभी देखा था कि स्वयं के जैसे सजीव उत्पन्न करते हैं और बाल सदस्य जुड़ते जाते हैं और जीव सातत्य इस समष्टि में बना रहता है। आप जानते हैं कि श्वसन है, पोषण है, वहन है, ऐसी क्रियाएं ये जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। परंतु हमने अभी देखा कि जनन जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। प्रत्येक सजीव की जीवित रहने की क्षमता मर्यादित है। फिर उसकी मृत्यु होती है। जीवन काल के दौरान जीव जनन के द्वारा अपने जैसे ही संतति का निर्माण करता है और ये क्रम चालू रहता है, जिससे उसका समष्टि में उस जाति का सातत्य, स्थायित्व, अस्तित्व बना रहता है। इसलिए जनन आवश्यक है। आगे हम देखें तो विभिन्नता का महत्व देखें। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान, या दूसरे शब्दों में कहें तो निकेत,
निकेत यानी कि निवास प्राप्त करते हैं। अपनी जनन क्रिया के द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं वो समष्टि में, पारितंत्र में यानी कि न्यूसन तंत्र में अपना स्थान या निवास प्राप्त करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है। यानी डीएनए के द्वारा ही हमारे जीव की शारीरिक संरचना और डिजाइन का निर्माण होता है। निकेत अनेक परिवर्तन जैसे कि पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन हो सकता है या उल्का पिंड का टकराना, ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। परंतु जीवों में विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की संभावना रहती है। जैसे कि हम देखें, वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो उसमें निवासित शीतोष्ण जल के जीवाणु मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त जीवाणु जीवित रहते हैं और वृद्धि करते हैं। कहने का मतलब वैश्विक उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का तापमान बढ़ जाए तो शीतोष्ण जल के जीवाणु मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले जो परिवर्तित हुए जीवाणु हैं वो जीवित रहते हैं और वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। इस तरह विभिन्नता के कारण किसी भी जाति यानी कि स्पीसीज की उत्तरजीविता बनी रहती है। आगे हम देखें तो डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। डीएनए का प्रतिकृति का प्रजनन में महत्व है तो हम देखें, पितृ में से उनकी संततियों में आनुवंशिक जानकारी के वहन के लिए, आप जानते हैं हमें अक्सर कहा जाता है तू अपने पिता जैसी है, माता जैसी है। कहने का मतलब डीएनए के कारण पितृ में से उनकी संततियों में आनुवंशिक लक्षण का वहन होता है जिसके लिए डीएनए जवाबदार है। डीएनए में परिवर्तन से जीवों में विभिन्नता आती है जो जाति के विकास में आधार बनती है। इसके कारण डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में महत्व होता है। आगे देखें, तो प्रश्न है, जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यक्तिगत आवश्यक नहीं है। ये बात हमें ध्यान रहनी चाहिए कि विभिन्नता जो है स्पीसीज यानी जाति के लिए लाभदायी है परंतु व्यक्तिगत आवश्यक नहीं है। यानी स्वयं के लिए विभिन्नता कोई आवश्यक नहीं है। अब जनन के प्रकार देखें तो उसमें पहला प्रकार है अलैंगिक जनन। जनन कोशिका के निर्माण के बिना मात्र एक ही पितृ द्वारा नई संतति का निर्माण हो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। कहने का मतलब जनन कोशिका के निर्माण हुए बिना मात्र एक ही पितृ द्वारा नए संतति नए बाल कोष उत्पन्न हो उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब इसके प्रकार देखें
तो पहला है विखंडन। विखंडन के भी दो प्रकार हैं। द्विविखंडन नाम से ही आप समझ गए होंगे, एक में से दो सजीव का उत्पन्न होना, और बहुविखंडन यानी कि एक में से अनेक सजीव का उत्पन्न होना। अब इसके उदाहरण देखें तो अमीबा है, लेशमानिया है, उसमें द्विविखंडन से अलिंगी प्रजनन होता है, जबकि प्लाज्मोडियम प्रजीव ये बहुविखंडन से अलैंगिक प्रजनन दर्शाता है। फिर आगे की पद्धति देखें तो खंडन, जिसका उदाहरण है स्पाइरोगायरा, पुनरुद्भवन, जिसका उदाहरण है प्लेनेरिया, मुकुलन, जिसका उदाहरण है हाइड्रा, बीजाणु समासंग, जिसका उदाहरण है राइजोपस, कायिक प्रवर्धन, जिसके दो प्रकार हैं, प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। कायिक प्रवर्धन में उत्पन्न सभी पौधे जननिक रूप से पितृ पौधे के समान होते हैं। तो इस तरह ये अलैंगिक प्रजनन की हमने पद्धतियाँ देखे। ये विस्तार में नहीं लेंगे क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में ये मुद्दा निकाल गया है। अब आगे का मुद्दा देखें जो बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लैंगिक जनन। तो जिस जनन में नर और मादा नई संतति के निर्माण में संकलित हो, एक दूसरे से जुड़े हों, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? तो हम देखेंगे पितरों की समग्र जननिक जानकारी उनकी संतति में डीएनए द्वारा परिवहित होती है। कहने का मतलब जिस पिता की संतान होती है उसमें पिता की सारी जननिक जानकारी उसके अंदर प्रवेश करती है, इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनती है। आपको पता होगा कि जब संबंधों के अंदर परिवार में ये कलेश उत्पन्न होता है कि संतान किसकी है, तो कोर्ट के द्वारा या डॉक्टर के कहने पर जब डीएनए टेस्ट होता है तो उससे उसके पितृत्व का सही निर्धारण होता है। कोशिका केंद्र में रहा डीएनए प्रोटीन संश्लेषण का स्रोत है और प्रोटीन शारीरिक संरचना यानी शरीर की रचना के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है। आगे हम देखें तो लैंगिक जनन में जनन कोशिका दो प्रकार की होती है, एक नर जन्यु युग्मक और दूसरा मादा युग्मक। अत्यंत सरल संरचना वाले जो सजीव हैं उसमें जनन कोशिका के आकार एवं आयतन में विशेष अंतर नहीं होता है, वे समान आकार की भी हो सकती हैं। फिर आगे देखें उच्च और जटिल संरचना वाले सजीवों में जनन कोशिकाएं विशिष्ट होती है। नर युग्मक एक होता है, आयतन में छोटी और प्रचलनशील होती है, ये शुक्र कोशिकाएं कहलाती हैं। आयतन में सूक्ष्म और प्रचलनशील यानी कि गतिशील होती है और इन्हें शुक्र कोशिका कहते हैं। अब मादा युग्मक जो आयतन में बड़ी नर युग्मक की अपेक्षा आयतन में बड़ी और पोषक द्रव्य से सभर होती है और ये मादा कोशिका या अंड कोशिका भी कहलाती है। तो इस तरह हमने उच्च और जटिल संरचना वाले सजीवों में जनन कोशिका के प्रकार देखे। अब सपुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन किस तरह होता है, उसके कौन कौन से जनन अंग होते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ मैंने
एक चित्र बनाया है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो ये पुष्प यानी कि फूल का अनुदैर्ध्य काट है, जिसमें नीचे पुष्प के डंठल के ऊपरी भाग में आप देखेंगे तो बाह्य दल हरे रंग का पाया जाता है। फिर अंदर देखेंगे तो ये जो हैं पंखुड़ियाँ हैं, पुष्प की पंखुड़ियाँ दर्शाई गई है, जिसे दल भी कहते हैं। फिर इस पुष्प के पंखुड़ियों के बीच में ये जो रचना हम देख रहे हैं, जिसे अंडाशय कहते हैं, इस अंडाशय से ऊपरी भाग में आप देखेंगे तो वर्तिका निकलती है और ऊपर एक आसन जैसा भाग होता है, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो इस तरह वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये मिलकर स्त्री केसर का निर्माण करती हैं। इधर हम देखें तो पुष्प के अंडाशय के आसपास से तंतु निकलते हैं। इन तंतु के ऊपर पराग कोशिका होती है और इस तरह पराग कोशिका और तंतु को मिलाकर पुंकेसर कहा जाता है। तो इस तरह हमने इस आकृति के अंदर पुष्प के भाग देखे, बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो इस प्रकार पुंकेसर और स्त्री केसर ये पुष्प के जननांग कहलाते हैं। अब पुंकेसर यानी हमने अभी समझा कि नर जननांग यानी कि पराग कोशिका प्लस तंतु, और पराग कोशिका जो है वो पराग कण का निर्माण करती है। ये पीले रंग के होते हैं। फिर देखें स्त्री केसर, ये मादा प्रजनांग कहलाता है, जो वर्तिकाग्र, धन वर्तिका, धन अंडाशय तीनों से मिलकर बनता है। आगे देखें अंडाशय आधार से फुला हुआ भाग होता है। वर्तिका लंब में लंबा भाग है और वर्तिकाग्र वर्तिका का शीर्ष भाग है, चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं, जिसके अंदर एक अंड कोशिका होती है। अब हम देखें तो पुष्प के प्रकार हैं। एक लिंगी पुष्प, जब पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग हो तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जिसके उदाहरण हैं पपीता और तरबूज। उभयलिंगी पुष्प पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों, जैसे दोनों जिसमें हो वे उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे गुड़हल, जासूद, सरसों और धतूरा के पुष्प। अब आगे हम देखें कुछ पारिभाषिक शब्द हैं। परागण, पुंकेसर के पराग कोश में से जो परागकण उत्पन्न होते हैं उसे पुष्प के या अन्य पुष्प के स्त्री केसर तक स्थानांतरण यानी कि ले जाने की घटना को परागण कहते हैं। पुंकेसर के परागकोश में जो परागकण उत्पन्न होते हैं उसे उसी पुष्प के या दूसरे पुष्प के स्त्री केसर तक ले जाने की जो घटना है वह परागण कहलाती है। अब परागण के भी दो प्रकार हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में हम देखें तो यदि परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण, एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, जैसे कि जल, वायु या प्राणी जैसे वाहक के द्वारा एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर पहुँचते हैं, उसे परपरागण कहते हैं। तो हमने स्वपरागण और परपरागण के बारे में समझा। अब एक पारिभाषिक शब्द है निषेचन।
परागकण वर्तिका से होकर अंडाशय में पहुंचकर अंड कोशिका में संलयन होकर यानी मिलकर युग्मनज बनाते हैं, उस घटना को निषेचन कहते हैं। जो पराग कोशिका में परागकण उत्पन्न हुए वो वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुंचकर अंड कोशिका के अंदर संलयन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसे युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज बनने की घटना को निषेचन कहते हैं। आगे हम देखें तो निषेचन के बाद युग्मनज में विभाजन होता है। आपने देखा कि युग्मनज बना, अब युग्मनज के अंदर विभाजन होता है और भ्रूण विकसित होता है। बीजांड के आसपास कठोर आवरण विकसित होता है जो धीरे धीरे बीज में परिवर्तित होता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है और बीज बीच में रह जाता है। बीज में भावी पौधा समाविष्ट होता है। जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित होता है, जिसे हम अंकुरण कहते हैं। इस तरह बीज के भ्रूण में से जो नया पौधा या नया जीव सजीव नवोद्भिद में विकसित होता है उसे अंकुरण कहते हैं। अब हम मानव के अंदर जो लैंगिक जनन होता है उससे पहले किशोरावस्था के बारे में समझें। तो किशोरावस्था में जब बच्चा 10 साल से 11-12 साल के बाद उसके अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन लड़के और लड़कियों में कुछ सामान्य परिवर्तन है और कुछ विशेष परिवर्तन है। सामान्य परिवर्तन में हम देखें तो काख एवं जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल गुच्छ निकलते हैं। उनका रंग गहरा होता है। पैर, हाथ और चेहरे पर महीन रोम यानी कि बाल उग आते हैं। त्वचा तेलीय होने लगती है और चेहरे पर मुहासे यानी कि खील निकल आते हैं। ये परिवर्तन किशोरावस्था में लड़के लड़कियों दोनों में पाए जाते हैं। फिर देखें तो लड़कियों में कुछ जातीय परिवर्तन होते हैं, जिसके अंतर्गत उसके जो छाती के स्तन है उसके आकार में वृद्धि होती है। स्तन का जो अग्रभाग की त्वचा है वो उसका रंग गहरा हो जाता है। रजोधर्म का आरंभ होता है और ये लड़कियों के अंदर विशेष परिवर्तन किशोरावस्था में होते हैं। लड़कों के अंदर देखें तो जातीय परिवर्तन होता है। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ उग आती है, आवाज़ फट जाती है, पहाड़ी आवाज़ हो जाती है। रात्रि में या दिवा स्वप्न में खोने पर उसके शिश्न में विवर्धन के कारण ऊर्ध्व हो जाता है और छाती और कंधों की चौड़ाई में वृद्धि होती है। ये लड़कों के अंदर किशोरावस्था में जातीय परिवर्तन पाए जाते हैं। तो आइए अब हम देखें कि यौवनावस्था किसे कहते हैं। जिस उम्र में प्रजनांग सक्रिय बनते हैं और लड़के लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता प्राप्त हो जाती है उसे यौवनारंभ कहते हैं। कहने का मतलब जिस उम्र के अंदर लड़कों में शुक्र कोशिका का निर्माण और लड़कियों में अंड कोशिका का निर्माण आरंभ हो जाए तब उनमें लैंगिक परिपक्वता आती है और उसे
यौवनारंभ कहते हैं। इस तरह हमने ये किशोरावस्था के बारे में पढ़ा। अब आगे देखें। तो परीक्षा की दृष्टि से दो जनन तंत्र हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो हम इस किताब के अंदर नर जनन तंत्र पेज नंबर 151 पर चित्र 8.10 में नर जनन अंग तंत्र दिया है, जिसके अंग हैं ये शुक्र नलिका है, ये शुक्राशय है, ये मूत्राशय है, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि है और ये शिश्न है और शिश्न के अंदर मूत्र मार्ग है और यहाँ पर शुक्रवाहिनी और ये वृषण है जो अंडाकार होते हैं और ये वृषण कोश हैं। इस तरह ये नर जनन अंग का हमने अध्ययन किया। अब इसके अंदर देखें विशेष रूप से तो जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। कहने का मतलब जिन अंगों के द्वारा जनन कोशिका का निर्माण हो और उन्हें निषेचन के स्थान तक जो अंग पहुंचाते हैं उसे हम नर जनन तंत्र के रूप में जानते हैं। नर जनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ये वृषण हमने देखा कि दो जांघों के बीच में स्थित होते हैं। ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम चाहिए, इसलिए ये शरीर के बाहर के भाग में स्थित होते हैं। फिर इसके बाद देखें तो शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन अंतःस्राव भी इसके वृषण के अंदर उत्पन्न होते हैं। अब उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिकाओं द्वारा होता है, यानी वहन। मोचन यानी कि वहन। ये शुक्र वाहिकाएँ मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त नली बनाती है। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग हैं, इसलिए इसे मूत्र जनन मार्ग भी कहते हैं। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इसका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिसमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं और एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। तो इस तरह ये हमने नर जनन तंत्र का अध्ययन किया। अब मादा जनन तंत्र देखें। तो आप देखेंगे कि ये आकृति 8.11 में मानव का मादा जनन तंत्र दिया है, जिसके अंदर ये दोनों तरफ अंडवाहिका, जिसे अंग्रेजी में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और सेम के दाने जैसे ये अंडाशय होते हैं दोनों तरफ, और ये
अंडवाहिकाएं आपस में जुड़कर एक त्रिभुजाकार रचना बनाती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय से ग्रीवा जुड़ी होती है और ये ग्रीवा योनि मार्ग से जुड़ती है। तो इस तरह ये मादा प्रजनन तंत्र है। अब इन दोनों अंड कोशिकाओं में अंडाशय के अंदर अंड कोशिका उत्पन्न होती है। जन्म के समय इनमें असंख्य अंड कोशिका होती है, पर किशोरावस्था रजोधर्म आरंभ होने के बाद प्रति माह एक अंडकोश परिपक्व होकर अंडवाहिका में प्रवेश करता है और गर्भाशय की ओर प्रस्थान करता है। इस तरह 28-28 दिन के अंतर पर क्रमशः दोनों अंडाशय में से एक एक अंडकोश उत्पन्न होता है और वे निषेचन के द्वारा जब गर्भ बनता है तब यहाँ गर्भाशय में स्थित हो जाता है और 9 मास के बाद उस भ्रूण का विकास होने पर, युग्मनज का विकास होने पर नया बाल शिशु तैयार होता है। तो इस तरह ये हमने मादा जनन तंत्र भी पढ़ा। और जय हिंद, जय भारत। इसका अगला प्रकरण, अगला भाग अगले वीडियो में हम देखेंगे। इस तरह ये जो भी चर्चा हमने की इसको बराबर तैयार करें। परीक्षा की दृष्टि से बोर्ड के कोर्स में भी रखा गया है और आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।